सभी मित्रों को नमस्कार। चलिए आज के सेशन की फिर से शुरुआत करें। इकाई 13 है, यूनिट 13 है और ये लास्ट यूनिट है आपके सामाजिक विज्ञान की छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025, जिसमें आज हम शिक्षण शास्त्र पर बात करने जा रहे हैं और ये हमारा सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र रहेगा, जिसमें आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान की अवधारणा, उसकी प्रकृति पर बात करेंगे, कक्षा की गतिविधि पर बात करेंगे, सामाजिक विज्ञान की अध्ययन में क्या समस्या आती है उस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ इसके सामाजिक विज्ञान में प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं ये होगी और मूल्यांकन पर भी लास्ट में हम चर्चा करेंगे। तो जो साथी नए हैं भाई चैनल से जुड़ जाएंगे और इसके पहले जितने भी हमारी 12 यूनिट हैं उसको जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए सेशन की हम यही शुरुआत करते हैं। तो बिल्कुल हम आपके उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। चलिए शुरू करें। चलिए चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 में है सामाजिक अध्ययन की अवधारणा एवं प्रकृति। चूँकि सामाजिक अध्ययन जो हम कक्षा में अभी 12 यूनिट पढ़े हैं, सामाजिक अध्ययन की जो प्रकृति है उसको जाने, इसके पहले हम इसके परिचय को जान लेते हैं। तो देखो, शिक्षण एक आजीवन प्रक्रिया है। आजीवन कहने का तात्पर्य क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है एवं स्कूल विविध विषयों का ज्ञान प्रदान करता है। देखो, शिक्षण प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवन भर इंसान सीखते रहता है और शिक्षण सतत विकास की प्रक्रिया होती है। हम जब सीखेंगे तो कुछ न कुछ हम में विकास होता है और ये स्कूल में जब हम जाते हैं तो भिन्न भिन्न विषयों का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, चाहे वो कला हो, विज्ञान हो, गणित हो, तो सामाजिक विज्ञान हो जिसे हम कला कहते हैं। तो सभी प्रकार के सभी विषय मानवीय विषयों, अर्थात ये विषय जो है मानवीय मूल्य एवं अनुभवों का अध्ययन करते हैं। मानवीय मूल्यों का भी अनुभव हमें होता है, नैतिकता का ज्ञान होता है, राजनीतिक जीवन का एहसास होता है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी हम सुदृढ़ होते हैं क्योंकि सभी विषयों का समावेश होता है। जब बात आती है विषय सामग्री के रूप में तो सामाजिक विज्ञान एक विशेष कार्य होता है। इस प्रकार हम सामाजिक अध्ययन की अवधारणा को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। जब बात आती है सामाजिक विषय के अध्ययन की, तो सामाजिक विषय की अध्ययन की अवधारणा को हम निम्न तरीके से समझ सकते हैं। अलग अलग पॉइंट देखिए। सबसे पहले यह लोगों एवं उनके पर्यावरण का अध्ययन है। देखो, जो सामाजिक विज्ञान अध्ययन है यह इसमें क्या होता है? समाज के लोगों का अध्ययन करते हैं। सामाजिक विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? समाज के लोगों का और उनके पर्यावरण, अर्थात समाज में जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, वे वातावरण में, इस पर्यावरण में कैसे निवास कर रहे हैं, कैसे उनकी क्रियाकलाप करता है, कैसे दूसरों पर जो है निर्भर है। तो उन तमाम अर्थात लोगों और उनके व्यक्तिगत जीवन या पर्यावरणीय जीवन का जब अध्ययन करेंगे तो वो सामाजिक अध्ययन है। ठीक है। यह अध्ययन करता है कि पूरी दुनिया में लोग मितव्ययी एवं राजनीतिक रूप से स्वतंत्रवास कैसे करते हैं। देखो, पर्यावरण हमें यह अध्ययन करने में हेल्पफुल है कि जो है व्यक्ति इस दुनिया में कैसे राजनीतिक रूप से, स्वतंत्र रूप से निवास करता है और स्वतंत्र हो करके किसी भी व्यापार हो, कोई कार्य हो तो उसका जो है संचालन करता है। यह कौशल विकसित करने के क्रम में वर्तमान प्रवृत्ति की व्याख्या करने के लिए किसी के अतीत की समझ को बढ़ाता है। देखो, सामाजिक विज्ञान क्या करता है? कौशल विकसित करने के लिए अतीत की समझ को और बढ़ाता है जिससे कि वह समाज में जीवित रह सकता है और वो जान सकता है कि समाज में पुराने समय में इस तरह की घटनाएं घटित हुई है और उसकी पुनरावृत्ति न करके वे जो है समाज में भी अपने आप को ढाल लेता है और जीवित रहता है। ठीक है, क्लियर है भाई? ये पर्यावरण की प्रकृति है। अब हम बात करें सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन में अंतर। देखो, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन ये दो चीज अलग अलग होता है। आइए इन दोनों चीज़ों के बारे में
क्या भिन्नता है, हम उस पर बात करें। सामाजिक अध्ययन मूल रूप से मनुष्य एवं उसके सामाजिक पर्यावरण से संबंधित है, जबकि सामाजिक विज्ञान मानवीय व्यवहार के सामाजिक सांस्कृतिक आकांक्षाओं का अध्ययन करता है। देखो, जो सामाजिक अध्ययन है इसमें मनुष्य एवं उनके सामाजिक पर्यावरण के बारे में हम जानते हैं। मनुष्य एवं उनके जो सामाजिक पर्यावरण है उसको सामाजिक अध्ययन में जानते हैं, जबकि सामाजिक विज्ञान में उनके व्यवहार को मानवीय व्यवहार, सांस्कृतिक, सामाजिक आकांक्षाओं का अध्ययन करता है। अर्थात वो सामाजिक तौर पर समाज के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, उनकी समाज के लिए उसकी क्या अपेक्षाएं हैं, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, इनका जब अध्ययन करते हैं तो वो हमारा सामाजिक विज्ञान है। और सामाजिक अध्ययन में मूल रूप से मनुष्य और उसके सामाजिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। इस तरह से इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं, अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के भी दृष्टिकोण भिन्न भिन्न होता है। सामाजिक विज्ञान एक वयस्क दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है तथा मूलतः सामाजिक विज्ञान का सरलीकृत भाग है। देखो, जो सामाजिक विज्ञान है एक वयस्क दृष्टिकोण, एक दृष्टिकोण स्थापित करता है, एक सोच, एक परिकल्पना स्थापित करता है, और यह मूलतः सामाजिक विज्ञान का एक सरल भाग होता है। सामाजिक विज्ञान मामलों का बृहद ज्ञान देता है। भाई, मामलों का बृहद ज्ञान कैसे? सामाजिक विज्ञान में हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान में पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान में हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो ये हमें तमाम प्रकार की इंफॉर्मेशन दे रही है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, है ना। सोशियोलॉजी भी हम इसी सामाजिक विज्ञान में पढ़ते हैं। तो ये तमाम चीज़ों का ज्ञान जो है, विविध आकांक्षाओं को जो है सामाजिक विज्ञान में हम मानवीय मामलों पर बृहद ज्ञान ग्रहण करते हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य मानव संबंधों के बारे में कोई नई सच्चाई की खोज करना है। देखो, अब मानव संबंध, भाई मनुष्यों का संबंध सामाजिक विज्ञान में ही पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि सामाजिक विज्ञान ही है जो कि समाज के लोगों के बारे में, उनके संस्कृति, उनके रहन सहन के बारे में हमको बताता है, जबकि सामाजिक अध्ययन अपने चुनिंदे शिक्षण भागों किशोरों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। देखो, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान क्या है? वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक की चीज़ों के बारे में, हम पर्यावरण के बारे में जानते हैं, समाज के लोगों के बारे में जानते हैं, जबकि अध्ययन में क्या होता है, इन चीज़ों को कैसे हम लोगों को बांटें, है ना, कैसे बच्चों को पढ़ाएं, वो सामाजिक अध्ययन बताता है। उनके तरीके, शिक्षण विधियों की बात करता है। ठीक है भाई, तो ये कुछ महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बात करते हैं सामाजिक अध्ययन की देन। अब सामाजिक अध्ययन की क्या क्या देन है? यह मानव और अपने भौगोलिक, सामाजिक पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित करता है। देखो, मनुष्यों का अपने भौगोलिक और सामाजिक पर्यावरण के साथ, सामाजिक जो अध्ययन है वह सामाजिक पर्यावरण के साथ रिलेशन स्थापित करता है। इसके अध्ययन की मुख्य केंद्र बिंदु मानव का व्यवहार है। सामाजिक अध्ययन को मानव के व्यवहार के रूप में हम क्या करते हैं, अध्ययन करता है। क्यों? क्योंकि भाई मानव का व्यवहार कैसा है, जैसे कई मनुष्य क्या है, धन दौलत पैसा ज़्यादा हो जाने के बाद में उसमें घमंड की भाव आ जाती है ना। तो ये तरह तरह के ये मानव के व्यवहार ही तो हैं जो कि अर्थशास्त्र में आ गया, धन दौलत आ गया, रुपया पैसा आ गया, है ना, तो उनके बारे में अध्ययन करते हैं। सामाजिक अध्ययन तथा शिक्षक के आधुनिक विचार को ये जो है बढ़ावा देता है। सामाजिक व्यवहार के नए तकनीकों को अपनाने पर भी ये क्या देता है, बल देता है। ठीक है, चलिए अब सामाजिक विज्ञान आ रही है, तो सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में NCF 2005 के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो रूपरेखा है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो फ्रेमवर्क है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में, इसे भारत में NCERT द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जो NCF 2005 में जो बना है
वह भारत में एनसीईआरटी के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था। और ये जो है पूरे भारत में स्कूल प्रोग्राम के अंतर्गत पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए शिक्षण अभ्यास एवं टेक्स्ट बुक के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है कि कोई भी विषय वस्तु को कैसे तैयार करना है, उसमें बच्चों के स्तर के अनुकूल जो है गतिविधियां दी जाए तो किस तरह की गतिविधियां दी जाए, क्या उनके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ गतिविधियां हों, उनके परिवेश से रिलेटेड गतिविधियां हों, ताकि बच्चा उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट बना सके। तो ये तमाम बातों का जो जिक्र है, या तमाम बातों के बारे में जो है जानकारी हमको एनसीईएफ 2005 से मिलती है। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है फ्रेमवर्क एनसीईएफ 2005 ने कुल 17 राज्यों में पाठ्यक्रम को प्रभावित किया है तथा 22 भाषाओं में एनसीईएफ 2005 का जो है अनुवाद किया गया है। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्तों। अगर हम सामाजिक विज्ञान के दृष्टिकोण से बात करें तो सामाजिक विज्ञान के दृष्टिकोण में एनसीईएफ के पाठ्यक्रम के जो क्षेत्र हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो एक तो पारंपरिक क्षेत्र, गणित का क्षेत्र, भाषा का क्षेत्र, विज्ञान का क्षेत्र और सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र। इसके अलावा अन्य क्षेत्र भी हो सकते हैं जो एनसीईएफ 2005 सजेस्ट करता है, जिसमें स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, शांति की शिक्षा, कला शिक्षा, कार्य स्तर। तो ये जो बिंदुए हैं, क्षेत्र हैं जो एनसीईएफ 2005 सजेस्ट करता है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करें। अब हम बात करें सामाजिक अध्ययन अध्यापन की प्रकृति और अवधारणा पर अध्ययन करते हैं। तो देखो, सामाजिक अध्ययन की जब अवधारणा पर अध्ययन करें तो सामाजिक अध्ययन इस बात का अध्ययन है कि लोग समाज में रहते कैसे हैं। देखो, सामाजिक अध्ययन ये बताता है कि जो है व्यक्ति समाज में कैसे रहता है और अपने आप को वो कैसे व्यवस्थित रखता है। आरंभिक रूप में सामाजिक अध्ययन समाज के अर्थशास्त्र, धार्मिक, राजनीतिक और राजनीतिक पक्ष को अंगीकार करता है। देखो, मैंने कहा समाज जो सामाजिक विज्ञान है व्यक्ति के समस्त पक्षों को वो सुदृढ़ बनाता है, चाहे वो राजनीतिक पक्ष हो, चाहे वो सामाजिक पक्ष हो, चाहे वो आर्थिक पक्ष हो, चाहे वो धार्मिक पक्ष ही क्यों न हो। सभी पक्षों को सुदृढ़ बनाने का काम सामाजिक अध्ययन करता है। और सामाजिक अध्ययन जो है जिसमें क्या होता है, व्यक्ति के विकास को भी और सुदृढ़ बनाता है। सामाजिक अध्ययन की प्रकृति पर बात करें तो सामाजिक अध्ययन को आजकल कला और विज्ञान दोनों के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, इसका विषय सामाजिक तो है लेकिन अध्ययन का तरीका बिल्कुल वैज्ञानिक है। इसलिए सामाजिक अध्ययन को आजकल कला और विज्ञान दोनों दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। ये एक गतिशील है, प्रकृति में गतिशील है। परंपरागत रूप से इसे सामाजिक मामलों का विस्तृत विवरण माना गया है। देखो, सामाजिक विज्ञान को, सामाजिक अध्ययन को सामाजिक मामलों का, कोई भी सामाजिक मामला हो उसका विस्तृत जानकारी जो है मिल जाता है। आज इसे वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में इसीलिए स्वीकार किया जा रहा है। वर्तमान में इसमें वैज्ञानिक और तार्किकता को भी शामिल किया गया है और सामाजिक विज्ञान की शिक्षण प्रक्रिया में इसे शामिल किया जाता है। देखो, जब सामाजिक विज्ञान शिक्षण प्रक्रिया, जब हम शिक्षण ग्रहण करवाते हैं बच्चों को, उसमें जो है वैज्ञानिक और तार्किकता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अवधारणा पर बात करें तो सामाजिक अध्ययन की अवधारणा क्या होगी। प्रारंभ में सामाजिक अध्ययन के विषय को इतिहास का हिस्सा माना जाता। देखो, पहले सामाजिक अध्ययन को इतिहास विषय का हिस्सा माना जाता था, इसे अलग नहीं किया गया था। लेकिन अब जो है सामाजिक अध्ययन को एक अलग और मुख्य विषय मान लिया गया है और इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि विषय, इनमें अलग अलग जो शाखाएं हैं इनमें शामिल कर दिया गया है। ठीक है, आजकल जो है सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान को एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है और सामाजिक अध्ययन में समाज के विभिन्न पक्षों को शामिल किया जाता है, जिसमें इतिहास भी आज सामाजिक अध्ययन में शामिल है, भूगोल भी शामिल है, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। याद रखना, सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय को शामिल किया गया है, ये आपके प्रश्न बनते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप एक चीज़ याद रखना, सामाजिक अध्ययन विषय में आपके इतिहास,
भूगोल, नागरिक शास्त्र और समाज शास्त्र को शामिल किया गया है। इम्पोर्टेंट है ना। इसके अलावा अन्य विषयों के साथ भी इसका संबंध है। भाषा के साथ संबंध कहें तो साहित्य समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। भाषा साहित्य, चाहे वो निबंध हो, कविता हो, कहानी हो, ये सभी साहित्य के स्रोत है जिसके माध्यम से समाज के विभिन्न विषयों को पढ़ाया जा रहा है। भैया आज कविता, गीत के माध्यम से समाज के बारे में बताया जा रहा है, तो ये भाषा के रूप में भी इसका संबंध आ गया। भाषा के साथ, गणित के साथ इसका कैसे संबंध आता है, देखिए इसको भी समझिए। इतिहास में कालक्रम को, भूगोल में वैज्ञानिक भौगोलिक घटना को। देखो इतिहास में जैसे हम वर्षों का सन, वर्ष, जैसे बक्सर का युद्ध कब हुआ है ना, मंगल पांडे की मृत्यु कब हुई, तो जितने हम सन पढ़ रहे हैं वो गणित ही तो है जो सामाजिक विज्ञान का इसके साथ संबंध बताता है। इसी तरह से भौगोलिक घटना, कितने अंश अक्षांत, कितने अंश देशांतर है, तो ये सभी, और अर्थशास्त्र ये सभी गणित का ही तो हिस्सा है। अर्थात गणित का सामाजिक विज्ञान के साथ क्या है भाई, सामाजिक अध्ययन के साथ संबंध है। इसी तरह प्रौद्योगिकी के साथ भी संबंध है। आज वैश्विक दुनिया की बात कर रहे हैं, समाज में टीवी, मोबाइल, रेडियो, कंप्यूटर आदि ऐसे सामाजिक, ऐसे कहना चाहिए मोबाइल फोन्स, इस तरह के वस्तुएं आ गई है जिससे कि हम समाज से जुड़े हुए चीज़ों के बारे में जान रहे हैं, है ना। तो ये भी समाज के साथ प्रौद्योगिकी भी संबंध बताता है। कला के साथ तो फिर संबंध है ही, चाहे वो चित्र हो, मूर्ति कला हो, इतिहास, समाज के विषय में, उनकी संस्कृति, राज्यों के संस्कृति के बारे में आज जानकारी हमको सामाजिक विज्ञान से मिलती है ना। तो ये सामाजिक विज्ञान के क्या है भाई, अलग अलग विषय क्षेत्र है जिसके साथ उनका संबंध बताता है। क्लियर है दोस्तों। अब हम थोड़ा सा बात कर लें शिक्षण अध्ययन या सामाजिक अध्ययन के क्या क्या दृष्टिकोण होते हैं। पहला आता है सरल से जटिल। इस विधि में विषय वस्तु पहले सरल फिर जटिल की जाती है। देखो ये शिक्षण विधि है, सामाजिक विज्ञान की जो शिक्षण विधि है वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान की जो शिक्षण विधि है जिसमें पहला तो सरल से जटिल विधि का पालन किया जाता है, अर्थात पहले सरल चीज़ों को बच्चों को बताया जाता है, उसके बाद जैसे बच्चा समझने लगता है तो फिर धीरे धीरे जटिल की ओर जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बच्चा सीखता है। इस विधि में प्राथमिक और मध्यम वर्ग को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है। देखो प्राथमिक शाला और माध्यमिक शालाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये सरल से जटिल विधि अच्छा है। ज्ञात से अज्ञात विधि, तो इसमें भी जिन चीज़ों के बारे में बच्चा जानता है उसके बारे में पहले बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद अज्ञात चीज़ों के बारे में उनको बताया जाता है, ठीक है। तो इसमें जैसे बच्चा क्या जान रहा है, अपने परिवार के बारे में जान रहा है। अब वो परिवार के बारे में पहले बताते हैं शिक्षक, उसके बाद जब हम समाज के बारे में समझाते हैं कि जैसे परिवार 4 लोगों से बना है वैसी समाज में लोग आते हैं। इस तरह से ज्ञात से अज्ञात का उपयोग करके भी बच्चों को सिखाया जाता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, अब इस विधि में पहले क्या किया जाता है, उदाहरणों के साथ पेश किया जाता है, अर्थात पहले बहुत सारे उदाहरण रखे जाते हैं बच्चों के सामने। जब बच्चों को एक अवधारणा समझ जाती है, एक समझ बन जाती है, फिर वह सामान्यीकरण की ओर हम जाते हैं। तो ये भी एक कहना चाहिए शिक्षण विधि है सामाजिक अध्ययन की, और ये विधि जो है उच्च कक्षाओं में उपयोगी होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे बात करें सामाजिक विज्ञान शिक्षण से संबंधित समस्याएं। देखो सामाजिक विज्ञान जब बच्चों को कक्षा में पढ़ाया जाता है तो इसमें समस्याएं भी देखने को मिलती है, और सामाजिक विज्ञान अधिगम प्रक्रिया में कुछ चुनौतियां आती हैं। उन चुनौतियों के बारे में हम जान लें। उद्देश्य की अनिश्चितता से संबंधित समस्या। देखो हम बच्चों को सामाजिक विज्ञान तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन अधिकांश शिक्षकों एवं बच्चों को इसका उद्देश्य भी पता नहीं है, अर्थात हम सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ रहे हैं, बच्चा सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ रहा है, ये उद्देश्य का ही उनको ज्ञान नहीं है।
कि हम आखिर सामाजिक विज्ञान विषय को पढ़ ही क्यों रहे हैं। ठीक है, तो उद्देश्य जो है निश्चित नहीं होने से भी जो है समस्या आती है सामाजिक विज्ञान को पढ़ने में। ठीक है, और इससे क्या है, मूल्यांकन इस प्रकार होना चाहिए कि इससे बच्चों को एक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सके, उनको उद्देश्य स्पष्ट हो सके। ठीक है, इसमें कई सारी समस्याएं आती है, उद्योग की उद्देश्य की अनिश्चितता और निर्देश समस्याओं से संबंधित समस्या। देखो अब इसमें क्या होता है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण से संबंधित निर्देशात्मक समस्या का सामग्री का अभाव है। संसाधनों की व्यवस्था करने हेतु स्कूलों की ओर से निपुण शिक्षकों के साथ साथ व्यय की आवश्यकता होती है। देखो भाई, एक अच्छे शिक्षक हो और इसमें कुछ व्यय भी किया जाए, सामाजिक विज्ञान को तभी बच्चा समझेगा, चाहे वो मैप लाए, ग्लोब लाए। ठीक है, जो सामाजिक विज्ञान के बारे में बच्चा समझ सके। प्रोजेक्ट निर्माण, बच्चों को समाज के लोगों के साथ मिलाना। ठीक है, सर्वे कार्य जैसे कार्य अगर हम दें तो बच्चा क्या करता है, उसको समझता है। ठीक है, अनुभवी शिक्षकों की अनुपलब्धता, अर्थात सामाजिक विज्ञान के अनुभवी शिक्षक नहीं है। क्या होता है, एक रूढ़िवादी सोच बन गई है सामाजिक विज्ञान को लेकर। कैसे, बहुत सरल विषय तो है सामाजिक विज्ञान है, वो गणित के गुरुजी घलाग पढ़ाते, विज्ञान के गुरुजी घलाग पढ़ाते, हिंदी के गुरुजी घलाग पढ़ाते। काबर सरल तो है, कहूँ पढ़ा सकते नहीं सिकत, तो प्रशिक्षित शिक्षक ही नहीं है सामाजिक विज्ञान विषय में। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चों को जो है उनके वास्तविक जो कहना चाहिए उद्देश्यों का पता नहीं चल पाता। अब सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित समस्याएं। देखो अब शिक्षकों को प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया होता। ठीक है ना, तो ऐसी भी समस्या आती है जिसके क्या होता है, पर्याप्त प्रशिक्षण न मिलने से भी सामाजिक विज्ञान शिक्षण में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, मूल्यांकन उपकरणों से संबंधित समस्याएं। अब मूल्यांकन से संबंधित उचित उपकरणों की कमी रहती है, इसके भी वजह से समस्या आती है। और लाइब्रेरी पुस्तकालय से संबंधित भी समस्या आती है। तो ये समस्याएं हैं जो हमको देखने को मिलता है। ठीक है भाई, आगे बात करें। आगे हम कक्षा की दृष्टिकोण पर बात करते हैं। देखो सामाजिक विज्ञान के जो मुख्य उद्देश्य है, बच्चों में नैतिक और मानसिक ऊर्जा को बढ़ावा देना। बच्चों में नैतिकता का ज्ञान हो, समाज के प्रति उनमें समझ विकसित हो, नैतिक गुण विकसित हो। बच्चों को इस तरह से हम शिक्षा दें कि बच्चा जब बड़ा हो समाज के बीच में जाए, अच्छा नागरिक बनकर जाए। इसलिए सामाजिक विज्ञान की शिक्षण बहुत जरूरी है और बच्चों में नैतिकता के विकास के लिए ये जरूरी है, ताकि बच्चों में अपनी व्यक्तित्व से समझौता किए बिना समाज की विभिन्न शक्तियों के साथ स्वतंत्र रूप से। देखो अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, नैतिकता का ज्ञान होगा, तो समाज में जैसे ही उठेगा बैठेगा, समाज में जाएगा, तो वह समाज के रूप में सामाजिक तौर पर स्वतंत्र होकर वो सोच सकता है, एक सजेश दे सकता है समाज को एक धुरी की तरह वो उठा सकता है और आगे ले जाने में सहयोग प्रदान कर सकता है ना, अर्थात अनुकूल बना सकता है। इसलिए जो है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के जो दृष्टिकोण है वह नैतिकता का होना चाहिए। ठीक है, अब समस्या सामाजिक अधिगम। देखो समस्या सामाजिक अधिगम, अब इसमें क्या है, दृष्टिकोणों की सहायता से हासिल किया जाता है। अब सामाजिक समस्या आधारित अधिगम क्या है, तो समस्या आधारित अधिगम इसमें क्या है, एक सक्रिय या आत्मनिर्देशित अधिगम प्रक्रिया है जहां छात्र सामूहिक रूप से छोटे समूहों में प्रदर्शन करते हैं। देखो मैं सामाजिक विज्ञान की जब बात कर रहा हूँ तो ये छोटे छोटे बच्चों को ग्रुप बना सकते हैं और ग्रुप बनाने से, बच्चों को प्रोजेक्ट देने से क्या होता है, बच्चे जो समस्या है उनका समाधान होता है ना, क्योंकि एक दूसरे को वो क्या करता है, परिपूर्ण कर लेते हैं। जब आप ग्रुप बनाते हो ना, कुछ तय बता कुछ मैं बता, हाँ ओकर ऐसी करके क्या होता है, बच्चा पूरा सीख जाता है। समस्या आधारित अधिगम छात्रों में हस्तांतरण कौशल जैसे समस्या निवारण, महत्वपूर्ण सोच और भागीदारी में रखा जा सकता है ना। सहयोगी अधिगम की बात करें, इस प्रकार के अधिगम में छात्रों की सहयोग, उनके द्वारा सूचना ज्ञान एकत्रित करना, टीम रूप में कार्य करना है ना, प्रोजेक्ट जैसे निर्माण करवाते हैं तो एक टीम की तरह कार्य करते हैं, पुस्तक भोजन आदि को साझा करना। भाई समूह में इसलिए पढ़ाया जाता है,
बच्चे एक दूसरे की कमियों को पूरा कर लेते हैं, चाहे वो भोजन का आदान प्रदान करना हो, अब इससे भी सामाजिकरण के गुण विकसित हो रहे हैं ना। तमाम प्रकार के गुण आपको जो विकसित होता है ग्रुप स्टडी से, ठीक है। अनुभव आधारित अधिगम, अब इसमें क्या होता है, अनुभव आधारित अधिगम भी शिक्षार्थियों के वास्तविक जीवन को, अनुभव को पाठ्य सामग्री के संबंध होना चाहिए। देखो, जो बच्चों का दैनिक जीवन का अनुभव है, उनके व्यवहारिक जीवन का अनुभव है, उनके परिवार, उनके आस पड़ोस से जो बच्चा अनुभव लेता है, अगर वो कक्षा में जाता है, स्कूलों में जाता है, जब प्रवेश लेता है, तो वो जीवन का अनुभव उस पुस्तक में होना चाहिए। ये अनुभव आधारित अधिगम होना चाहिए, ठीक है। ये जरूरी चीजें हैं भाई। समुदाय आधारित अधिगम हो, अर्थात समुदाय में वो क्या सीखेगा उसके आधार पर, और जो समाज में उन्होंने सीखा है और जो विद्यालय आने के बाद सीखेगा, वो दोनों अनुभव जो है सीखने में मददगार हो, ठीक है। टीम शिक्षण, अब बार बार आती है ग्रुप स्टडी की, टीम शिक्षण की। तो जब टीम शिक्षण की बात आती है तो इसमें टीम शिक्षण संसाधनों, हितों, विशेषज्ञता को अनुकूलित करने के उद्देश्य से एक साथ कार्य करने वाले शिक्षकों के समूह को संदर्भित करता है। शिक्षकों के लिए शिक्षण, टीम शिक्षण बहुत उपयोगी है। इसमें क्या होता है, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को नियमित कक्षा में शिक्षित किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, टीम से अंतर्दृष्टि साझा करती है, सीखने के अवसर, ठीक है। यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ वाद विवाद भी करते हैं, तर्क वितर्क भी करते हैं, जब हम टीम के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। आगे बात करें साथियों, चैप्टर 4 सामाजिक अध्ययन अध्यापन में प्रोजेक्ट कार्य, प्रयोजना कार्य पर बात करते हैं। तो देखो, प्रयोजना कार्य का अर्थ, तो प्रयोजना कार्य उन गतिविधियों का एक अनुक्रम है जिसमें छात्रों के समूह को अध्ययन करने, अनुसंधान करने, शिक्षक द्वारा सौंपे गए कार्य को करने में अपने अनुभवों, कौशलों, रुचियों, क्षमताओं का उपयोग करने हेतु शामिल किया जाता है। देखो, जब हम बच्चों को प्रोजेक्ट करवाते हैं, तो कोई भी प्रयोजना कार्य करवाते हैं, तो सबसे पहले तो उसमें टीम के रूप में कार्य करता है, समूह के रूप में कार्य करता है। तो सामाजिकरण के गुण तो ऑटोमेटिक उसमें विकसित होगा, है ना। इसके अलावा बच्चे जब समूह के रूप में अध्ययन करते हैं, तो उसमें शिक्षक द्वारा कुछ कार्य दिया जाता है बच्चों को, ठीक है। इससे उनमें अनुभव आती है, वो कौशल विकसित होता है, उनमें रुचि आती है और क्षमताओं का भी उपयोग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कथन है जिसे W.H. किलपैट्रिक ने दिया था, और किलपैट्रिक ने क्या कथन दिया कि प्रयोजना एक सामाजिक पर्यावरण में पूर्ण हृदय से चल रही उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। याद रखना इंपॉर्टेंट है यहाँ भी, ठीक है। समझना सबको है, लेकिन इंपॉर्टेंट को बार बार देखना। अब प्रयोजना के प्रकार की बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के प्रोजेक्ट, एक तो है व्यक्तिगत परियोजना और दूसरा होता है सामूहिक या समूह परियोजना। व्यक्तिगत परियोजना, इस प्रकार के परियोजना में क्या होता है, छात्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यह जो है इसके व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है। इसमें योजनाओं में बच्चों के बीच सामाजिक कौशल विकसित करने में कमी आती है, ठीक है। जबकि सामूहिक परियोजना, तो ये सामाजिक प्रोजेक्ट है, समूह में बच्चों को दिया जाता है। इससे क्या है, बच्चों में समाज विकसित करने, समाजीकरण विकसित करने, तो तमाम प्रकार के ज्ञान जो है सामूहिक परियोजना में मिलता है, ठीक है। अब बच्चों को प्रोजेक्ट देने के क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो देखो, प्रोजेक्ट देने से क्या लाभ होते हैं, तो पर्यावरण कार्य विभिन्न अवधारणाओं के संदर्भ में छात्रों में समझ का विस्तार करता है। प्रोजेक्ट के लाभ कह सकते हैं या प्रोजेक्ट के उद्देश्य, परियोजना कार्य सीखने की प्रक्रिया को और जो है इंटरेस्टिंग बनाता है, रोचक बनाता है, ठीक है। प्रोजेक्ट क्या करता है, छात्रों की समझ की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को बदलने की दिशा में संवेदनशील बनाता है, ठीक है। मूल्यांकन प्रक्रिया में आवश्यक घटक के रूप में यह गठित होता है, क्या, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट निर्माण से
बच्चों का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो परियोजना कार्य शिक्षार्थियों के सोच और कौशल को भी विकसित करता है। ठीक है, अब एक अच्छी प्रोजेक्ट क्या होगा? एक अच्छी परियोजना में शुरुआत, मध्य और अंत को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। देखो, जब प्रोजेक्ट निर्माण करते हैं ना, महत्वपूर्ण बिंदु जो कि प्रोजेक्ट निर्माण करने में हमको याद रखना होगा, वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? अच्छी प्रोजेक्ट में शुरुआत भी पता चले, मध्य भी पता चले और अंत भी पता चले। एक अच्छी प्रोजेक्ट वास्तविक दुनिया की समस्याओं पर आधारित होता है। एक प्रोजेक्ट जो है वर्तमान परिस्थितियों से संबंधित संवेदनशील मुद्दों पर आधारित होता है। एक अच्छी प्रोजेक्ट क्या होता है? छात्र केंद्रित, जिसको हम बाल केंद्रित भी कहा जाता है हमको। ठीक है, तो बाल केंद्रित कहते हैं, तो प्रोजेक्ट हमेशा बाल केंद्रित, बच्चों की तर्क, बच्चों की सोच, बच्चों की सर्वे, बच्चों की रुचि के आधार पर वो स्वयं बनाए, शिक्षकों का हस्तक्षेप ना हो। शिक्षक केवल प्रोजेक्ट के लिए प्रश्न दे, प्रोजेक्ट के लिए एक समस्या बच्चों के सामने रखे जिसका समाधान बच्चे स्वयं कर सके तर्क वितर्क के आधार पर। ठीक है, एक अच्छा प्रोजेक्ट को एकेडमिक जीवन और कार्य कौशलों के बीच के संबंध बनाना चाहिए। एक अच्छी प्रोजेक्ट मूर्त होती है ताकि उसे समझा, साझा किया जा सके और दूसरे को दिखाया जा सके। ठीक है, एक अच्छी प्रोजेक्ट को छात्रों को प्रतिबिंबित सोच और आत्म आकलन का अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आपके प्रोजेक्ट है जिसके लाभ या उद्देश्य कह सकते हैं। अब प्रोजेक्ट बनाने में, प्रोजेक्ट या परियोजना विधि में कौन कौन से चरण का उपयोग किया जाता है प्रोजेक्ट बनाने के लिए? तो सबसे पहले स्थिति, पहला चरण स्थिति है, अर्थात छात्रों के सामने। यह परियोजना विधि का पहला चरण जिसमें एक शिक्षक जो है छात्रों के लिए वास्तविक जीवन की दुनिया से संबंधित उचित स्थिति बनाता है। वह छात्रों को ज्ञान, विधि, प्रक्रिया या परियोजना बनाने की आवश्यकता प्रदान करता है। स्थिति के बाद में समस्या का चयन। अब बच्चों के सामने कौन से प्रोजेक्ट रखना है, उन समस्याओं को रखना है, इसे प्रश्न कह सकते हैं। प्रोजेक्ट निर्माण के लिए प्रश्न या फिर कोई समस्या रखें और उसी समस्या का समाधान बच्चा करे। अब योजना, अगला चरण में योजना बनाना। तो छात्रों को शिक्षकों के साथ चयनित समस्या पर दृष्टिकोण बिंदुओं पर चर्चा करना है। योजना बनाना है कि इस समस्या को कैसे हमको निपटना है। ठीक है, अब इसके बाद परियोजना को अब इस परियोजना को क्या करना है? कार्यान्वित करना है, क्रियान्वित करना है। तो छात्रों को क्या करना है? पहले प्रारंभिक जानकारी और सामग्री को एकत्र करना है। यहाँ एक शिक्षक को केवल संचालन करना है, शिक्षक को पूरा मदद नहीं करना है। जिस समूह में हम प्रोजेक्ट कार्य दिए हैं उस समूह का केवल संचालन करना है, बाकी कार्य पूरे बच्चे करें। अंत में एक चरण में शिक्षकों या छात्रों दोनों द्वारा मूल्यांकन किया जाना है। ठीक है, प्रोजेक्ट निर्माण हो जाएगा, उसके बाद मूल्यांकन करना है और ये तय करना है कि परियोजनाओं के वांछित उद्देश्य, अर्थात में जिस उद्देश्य से हमने बच्चे को प्रश्न दिया है, क्या बच्चा उस उद्देश्य पर खरा उतर पाया है या नहीं। तो ये हमको जानना है। उनके विचारों की स्वतंत्र रूप से आलोचना या उन्हें व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब रिपोर्टिंग या रिकॉर्डिंग करना। अब जो प्रोजेक्ट निर्माण कर लिया गया उसको बता सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया हम अपना सकते हैं प्रोजेक्ट निर्माण के लिए। एक चरण है, याद रखना इसको। अब देखो, यहाँ प्रोजेक्ट निर्माण में या प्रोजेक्ट के निष्पादन करने में कुछ चुनौतियाँ भी आती है। अब वो पहली चुनौती समय को लेकर आती है। जी हाँ, प्रोजेक्ट अपेक्षा अधिक समय, यह अपेक्षाकृत ज़्यादा समय लेता है ना। तो परियोजना कार्य के लिए अत्यधिक अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता होती है। पहले तो जिसको अनुभव है इन चीज़ों की, वही बेहतर तरीके से परियोजना कार्य करवा सकता है। कई परियोजनाओं के लिए संसाधन की अनुपलब्धता, संसाधनों की कमी से भी समस्या आती है। समस्या समय को लेकर आती है, समय ज़्यादा लेता है। माता पिता हमेशा परियोजनाओं के लिए सहायक नहीं होते। एक आध दिन भर खिलवात कूदवात, फलाना करवात, सर्वे करवात, ऐसा बोलते हैं, है ना। माता पिता एक्सेप्ट नहीं कर पाते। परियोजना के लिए शिक्षकों के साथ साथ छात्रों की ओर से भी बहुत सी तैयारियां
करनी पड़ती है। ठीक है, परियोजना की तैयारी करते समय बहुत सारी सावधानियां रखना होता है। एक शिक्षक को सुनिश्चित करना होगा कि मूल सामग्री पाठ्यक्रम को कवर करे। देखो, जो भी प्रोजेक्ट दे रहे हो वो बच्चों के पाठ्य पुस्तक के पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, है ना, ताकि उसके पाठ्य सामग्री को पूर्ण कर सके। परियोजना एक समय सीमा से पहले परियोजना कार्य को पूरा करने समूह सदस्यों को योगदान देना चाहिए, निश्चित समय में वो पूरा कर सके। ठीक है, जरूरत से ज़्यादा समय ना लगाए ताकि हम अपने विषय को भी अच्छे से पढ़ा सकें। अब प्रोजेक्ट कार्य से संबंधित अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का बच्चा प्रयास करे और प्रत्येक बच्चों का कार्य सौंपा जाए कि तय ये कार्य करबे तय वो कार्य करबे, है ना, ये भी जरूरी है मेरे दोस्तों। ठीक है, देखिए, सामाजिक अध्ययन से ज़्यादा प्रश्न तो बनता नहीं है, 1 आध नंबर का ही प्रश्न पूछा जाता है। अगर बात करें हम मूल्यांकन को लेकर, ठीक है, कि सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसे होगी, तो याद रखना, जो हम मूल्यांकन अन्य विषयों में करते हैं, अन्य विषयों में मूल्यांकन के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी तरह से सामाजिक विज्ञान में ही है। शिक्षण शास्त्र लगभग मिला जुला ही रूप होता है, सभी विषयों का शिक्षण शास्त्र एक ही होता है। ठीक है, उनके तौर तरीके, पढ़ाने की टेक्निक्स, यही तो शिक्षण शास्त्र है और ये सभी एक जैसा होता है। तो ज़्यादा मैं इस पे बात नहीं करूँगा क्योंकि ये इतने में ही आपको गागर में सागर की तरह आप समझें और इसको आप अच्छे से पढ़ें। सभी को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा क्योंकि हमने पूरा 13 यूनिट कवर करवा दिया है और इसी 13 यूनिट को आप अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि हम इम्पोर्टेंट चीज़ों पर बात किए हैं। मूल्यांकन आप सभी जान रहे हैं, मूल्यांकन क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, आप जान रहे हैं। ठीक है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो गणित हो, अंग्रेजी हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है मूल्यांकन। और मूल्यांकन जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के दौरान जब बच्चे में कुछ कमी रह जाती है तो उस कमी को पूरा करने के लिए मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है और सतत और व्यापक रूप में मूल्यांकन होता है। बच्चों का नियमित मूल्यांकन से बच्चों के जो सीखने की स्तर है उसमें सुधार आता है। तो मूल्यांकन बहुत ज़रूरी हिस्सा है और ज़्यादा मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूँ, आप सभी जान रहे हैं। ठीक है, चलिए इस सेशन को हम यही समाप्त करें। अगला हमारा जो सब्जेक्ट चलेगा, ठीक है, उसमें हम बात करेंगे हिंदी विषय पर। हम सोच रहे हैं कि इसके बाद हिंदी विषय को कंटिन्यू आप सबके लिए अब लाते चलें। हिंदी विषय भी आपके, देखिए, ये जो हमने बताया है वर्ग 2 में सभी विषय वाले साथी के लिए, चाहे विज्ञान हो, गणित हो, आर्ट हो, सभी विषय के लिए उपयोगी था। अब हम हिंदी विषय पर बात करते हैं और हिंदी विषय में भी साथियों आपके सहायक शिक्षक सभी के लिए ये उपयोगी रहेगा। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहें, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।